ऑटिज्म क्या है? आजकल बहुत कॉमन है बच्चों में बीमारियाँ। There is no emotional connection. Because of that lack of emotional connection, they have attention problem. Severe attention problem leads to autism. तो ऐसा क्यों है? ऑटिज्म इतना फ्रीक्वेंटली क्यों मिल रहा है? पेरेंट्स का हेल्थ प्रॉब्लम का वजह से वीक फर्टिलिटी और डिस्टर्ब्ड फर्टिलिटी का वजह से ऑटिज्म ADHD हाइपर एक्टिव बन रहा है। आप प्रैक्टिस को लगभग 20 साल हो गए, आप बहुत एक्सपीरियंस हो। ऑटिज्म का केस है वो कितना फ्रीक्वेंट है? 10 इयर्स 15 इयर्स पहले हाइपर एक्टिव केसेस ज्यादा थे। आजकल ऑटिज्म केसेस से डायरेक्ट हो रहा। ऑटिज्म इज नॉट नेचुरल, इट इज अ मैन मेड प्रॉब्लम। 30 to 40% चिल्ड्रंस आर गेटिंग हाइपर एक्टिविटी और ADHD और ऑटिज्म। ये ऑटिज्म केसेस जो हो रहे हैं डॉक्टर साहब, इसके पीछे जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या है? मेजॉरिटी रूट कॉज रहता, मैं बोलता हूँ आपको। नंबर 1 रीजन है एक महीने से एक साल के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स है? अनकंट्रोलेबल रेस्टलेसनेस। प्रेगनेंसी में चंचलनेस ज्यादा रहता बच्चा, ये ऑटिज्म होने को ज्यादा चांसेस है बोल के पहले ही इंडिकेट करता है। बीमारियों में बहुत कॉमनली हम एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं। दुनिया भर की वैक्सीन्स का इस्तेमाल होने लगा है। ऑटिज्म, ADHD एंड हाइपरएक्टिव केसेस एंड बिहेवियर केसेस के लिए एंटीबायोटिक खतरनाक रीजन है। फ्रॉम 0 एज टू 5 इयर्स तक एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं देना। इस तरह के जो बच्चे हमारे पास हैं, पॉसिबल वेज ऑफ ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है? उसका सिस्टम को करेक्शन करने से ही ठीक हो जाएगा। थेरेपी इज गुड बट थेरेपी इज हैविंग लॉट ऑफ लिमिटेशंस। आई एम नॉट ट्रीटिंग ऑटिज्म, आई एम ट्रीटिंग रूट कॉज। हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ डॉक्टर गौरी शंकर। आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे सामने इंडिया के सबसे फेमस डॉक्टर जो ऑटिज्म देखते हैं, डॉक्टर AM रेड्डी सर हमारे सामने हैं। और आज के इस पोडियम में, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि कैसे हम ऑटिज्म, जो आज बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों में, उस ऑटिज्म को कैसे समझें, उसके ट्रीटमेंट को समझना, वो कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, इन सारी चीज़ों पे बहुत बारीकी से आज हम बात करने जा रहे हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। Thank you, Gauri Shankar Saab. Thank you so much inviting me for autism, ADHD, hyperactive cases discuss करने के लिए पॉडकास्ट में. So I am very much thankful to you. तो डॉक्टर साहब, ऑटिज्म क्या है? आजकल बहुत कॉमन है बच्चों में बीमारियाँ, तो ऑटिज्म क्या है आपके? Generally, autism बोले तो there is a poor communication or zero communication from the response. यस सर। Mental response कम रहता. हाँ। सो सामने मीन्स इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं रहता, मेंटल रिस्पॉन्स नहीं रहता, इमोशनल कनेक्टिविटी नहीं रहता। सो दैट इज ऑटिज्म बोल सकते हैं। मीन्स देर इज नो इमोशनल कनेक्शन। बिकॉज ऑफ दैट लैक ऑफ इमोशनल कनेक्शन दे हैव अटेंशन प्रॉब्लम। इन सिवियर अटेंशन प्रॉब्लम इज लीड्स टू ऑटिज्म। ऑटिज्म, ये ऑटिज्म के जो केसेस हैं आज बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मिलने लगे हैं, तो ऐसा क्यों है? ऑटिज्म इतना फ्रीक्वेंटली क्यों मिल रहा है? एक 100 ईयर्स बैक, 200 ईयर्स, 300 ईयर्स बैक ऑटिज्म नहीं थे, लेकिन वो प्रॉब्लम थे, लेकिन नो वेरी रेयर केसेस थे। सो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा बिकॉज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द पेरेंट्स। अच्छा। पेरेंट्स का हेल्थ प्रॉब्लम का वजह से वीक फर्टिलिटी और डिस्टर्ब्ड फर्टिलिटी का वजह से ऑटिज्म, ADHD हाइपर एक्टिव बन रहा। तो मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये बहुत शॉकिंग भी है कि ये जो ऑटिज्म है, इसका जो मेन रीज़न है वो मम्मी पापा का जो हेल्थ इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज उनकी वजह से बच्चों में ये सिम्टम्स आ रहे हैं। मम्मी का हेल्थ इश्यू अच्छा है तो पापा का हेल्थ इश्यू अच्छा है तो ये बीमारी नहीं आएगी। नहीं। डिस्टर्ब्ड हेल्थ कंडीशंस आर दी डिस्टर्ब्ड ओवुलेशन बनेगा। डिस्टर्ब्ड ओवुलेशन में लीड्स टू हाइपर एक्टिविटी, ADHD और ऑटिज्म। सारे केसेस को मैं देखता हूँ ना। सो विदाउट रूट कॉज नो ऑटिज्म केस। मतलब दैट मीन्स द रूट कॉज इज इम्पॉर्टेंट और वो मैक्सिमम मदर और फादर के हेल्थ बिहेवियर का कंडीशन का वजह से रहता। दैट मीन्स मम्मी पापा को ध्यान देना है। क्यों बोले तो पहले में हम दवा यूज नहीं करते थे 200 ईयर 300 ईयर्स पहले। सो नो मेडिसिन आर देयर, आवर हेल्थ कंडीशंस आर सो परफेक्ट। सो दैट्स वे आवर हेल्थ जनरेशंस भी अच्छे थे। तो अगर हेल्दी बच्चा चाहिए तो माँ बाप को बहुत कॉशियस होके प्रेगनेंसी को एक अच्छे माइंडसेट में रख के प्लान करना चाहिए, नहीं तो फिर प्रेगनेंसी इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। आपको उसको उतना ध्यान नहीं, ज़्यादा भी नहीं देने का। लेकिन आजकल क्या कर रहा, प्रेगनेंसी को ओवर केयर करके, ओवर दवा डाल के उसको डिस्टर्ब कर रहा। इवन मेडिकेटेड प्रेगनेंसी इज आल्सो वन ऑफ द रिस्पॉन्स। सो डॉक्टर साहब, अगर किसी को ऑटिज्म है या किसी के घर में, परिवार में छोटे बच्चों को वो सिम्टम दिख रहा है, तो आम जनता के लिए, जो कॉमन पीपल हैं जिनको ऑटिज्म के बारे में पता नहीं है, वो कैसे
अपने बच्चों में वो अर्ली सिम्टम देख के डिटेक्ट करके किसी डॉक्टर के पास दिखाने जाएं? सब क्या वेरी symptom वेरी होता है? गुड क्वेश्चन। हम्म, सपोज 1 ईयर बेबी थे, हम्म, उसको ऑटिज्म है क्या नहीं कैसे मालूम होना? यस यस, दैट इज़ वन एग्जांपल आई विल टेल यू। वो बच्चा एक एक सोफ़ा में नहीं तो एक बेड के ऊपर सो गया, कोई सामने से आ गया रूम को, नहीं तो कोई दिखे उसको नहीं देखे, सो इज इज नॉट कम्युनिकेशन, मेंटल कम्युनिकेशन। अब जो बच्चे लोग क्या होता है, हमारे को देख के खुश होता, हाँ हाँ, कोई नया वाला को देखे तो खुश होता, नहीं तो डर गया, डर भी रहता है खुश भी हो सकते हैं। देर इज नो रेस्पॉन्स फ्रॉम आउटसाइड स्टिमुलेंट, आउटसाइड एक्सप्रेशंस, आउटसाइड सोशल कनेक्टिविटी, उससे कनेक्शन नहीं तो समथिंग ही इज बिजी हिमसेल्फ। अच्छा अपने आप में बिजी हो गया। हाँ, रेस्टलेसनेस रहता, गोल गोल घूमते रहता, माइंड मेंटली इज अ सो रेस्टलेस। So there is no connections, there is no connections to maintain opposite people, there is no communication. The इसको poor mental communications और zero mental communications बोलते हैं, जब भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब कि आपके कहने का मतलब कि बच्चा है वो घर में बैठा है तो बैठा ही रहेगा, खेल रहा तो खेलता ही रहेगा, उसका ख्याल में कौन रहता, आ रहा है कौन जा रहा है, उसका ख्याल में रहता, देर इज नो सराउंडिंग कॉन्शियस, वो कहाँ बैठे कहाँ है, कौन है सामने, उसका पेरेंट्स है क्या नहीं, उसको पहचान भी नहीं हो जाएगी उसको। तो अगर ये सब लक्षण दिखते हैं बच्चों में तो तुरंत किसी डॉक्टर, किसी होम्योपैथिक डॉक्टर या नहीं, होम्योपैथी डॉक्टर नहीं, जनरल नॉर्मल फिजिशियन, MBBS डॉक्टर, नहीं तो पीडियाट्रिक डॉक्टर और होम्योपैथी डॉक्टर, वॉट एवर में भी, जिसको जाके जस्ट डाउट पूछ सकते हैं, कम्युनिकेट, जस्ट टेस्ट, क्लिनिकल टेस्ट करा सकते हैं। Very इसको कोई एग्जामिनेशन नहीं है, Hmm. देर इज नो ब्लड एग्जामिनेशन, देर इज नो एनी लैबोरेटरी टेस्ट, देर इज नो एनी स्कैनिंग, देर इज नो एनी, खाली क्लिनिकल एग्जामिनेशन से इसको फाइंड आउट कर सकते। डॉक्टर साहब ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस तरह की जो बीमारी है, ये जो ऑटिज़म है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? बहुत सारे फैक्टर्स है इसको, ऑलमोस्ट 20 फैक्टर्स इसमें। फर्स्ट टू 10 फैक्टर्स और फर्स्ट टू 5 फैक्टर्स में, वन इज़ द मेडिकेटेड प्रेगनेंसी, ओके, मेडिसिन से लेके इनफर्टिलिटी के लिए दवा लेके प्रेगनेंसी आए तो वो चांसेस है। सेकंड इज़ द फ्रीक्वेंट अबॉर्शंस, ये फ्रीक्वेंट अबॉर्शंस। थर्ड इज़ द अनिमिक कंडीशंस ऑफ द मदर। मदर, फोर्थ इज़ द थायराइड कंडीशंस ऑफ द मदर। ओके, Fifth is the poor or disturbed sperm quality or sperm count in the father. अच्छा ये भी रिस्पॉन्सिबल Yes, होता है? sperm quality अच्छा होने से, sperm count अच्छा होने से, it is indication of the future generation. तो प्रेगनेंसी कैसे बनेगा? इट इज़ अ स्पेम एंड ओवुलेशन प्रोसेस बराबर हुआ तो ये दोनों में एक डिस्टर्ब हो गए तभी वो डिस्टर्ब ओवुलेशन बोलते हैं। इट इज़ नॉट ओनली मदर इश्यू। सारे लोग सोचते हैं बिकॉज ऑफ मदर ऑटिज्म आ गया, सारे लोग सोचते हैं इसका वजह से तकलीफ आ गए, बोल के ऐसा नहीं है। मदर फादर दोनों की फादर इज ऑल्सो, responsibility। इवन अबॉर्शंस इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेम। हम्म, अबॉर्शंस भी, सपोज मदर हेल्थ इज परफेक्ट, शी इज हर पीरियड कंडीशंस, मेंस्ट्रुएशन इज अ परफेक्ट, लेकिन अबॉर्शन हुआ, फादर का कुछ डायबिटीज हुआ प्रेगनेंसी के पहले, कुछ थायराइड हुआ, उसका वजह से भी वीक ओवुलेशन से भी अबॉर्शन हो सकते हैं। मतलब ये there's a- अबॉर्शन होने से इट इज नॉट ओनली वन रीजन, हाँ, बोथ आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर मदर अबॉर्शन, मिसकैरेज भी, नॉट ओनली अबॉर्शन। तो अगर देखा जाए तो ये मैक्सिमम जो फैक्टर्स हैं वो मेल फीमेल हस्बैंड वाइफ के हेल्थ पे डिपेंड करता है। कंपल्सरी हेल्थ, बिकॉज इस जनरेशन इज योर प्रोडक्ट। तो आजकल ये जो बहुत कॉशियस प्रेगनेंसी हो गई, प्रेगनेंसी को बहुत ज़्यादा हम एकदम फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक मेडिसिन लिया प्रेगनेंसी आज बहुत बहुत कॉस्टली हो गया, कॉशियस हो गया, कॉशियस हो गया, कॉस्टली भी हो गया। और इस वजह से प्रेगनेंसी में काम नहीं करना, प्रेगनेंसी में ज़्यादा दूर नहीं जाना, ट्रैवलिंग नहीं करना, ऐसा बोल के नहीं है। हमारे यहाँ प्रेगनेंसी तो गांव में डॉक्टर साहब ऐसा होता था कि लास्ट महीने तक लोग खेत में काम करते थे और प्रेगनेंसी बहुत आराम से हो खेत जाती में, मैं खेत में पैदा हुए होते थोड़े थी। लोग। हाँ, कुछ लोग खेत में पैदा होते थे। प्रेगनेंसी इट इज अ नेचुरल सिस्टम फॉर ह्यूमन एंड एनिमल, इट इज नॉट कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो इट नॉट कॉशियस नहीं है। प्रेगनेंसी में अच्छा काम करना, प्रेगनेंसी में अच्छा सो जाना, प्रेगनेंसी में अच्छा काम खाना, तीनों, दवा नहीं लेना। Once you taken the medicine, last time I seen one case, father is having a migraine problem, father is taking medicine for migraine continuously since long, mother got a autistic child. बिकॉज ऑफ फादर मेडिकेशन। कोई मदर को कितना भी पूछे तो भी परफेक्ट है, मेरा हेल्थ परफेक्ट है, पूरा परफेक्ट, कैसे आ गए पूरा, व्हाट इज द रीजन? लेकिन ऑटिस्टिक बच्चा है, बहुत, इट विल टेक 40 मिनट्स टाइम टू फाइंड आउट। देन इमीडिएटली डाउट आके आपका हस्बैंड को क्या हेल्थ प्रॉब्लम है, मुझे उसको भी कुछ नहीं है प्रॉब्लम, बोलता ठीक है उसको फ़ोन लगाओ,
फोन में बात करें, हम्म, क्या हेल्थ प्रॉब्लम से प्रेगनेंसी के पहले बोलते हम्म, कुछ नहीं सर मैं परफेक्ट है बोलते क्या बीमारी थे आपको प्रेगनेंसी के पहले, किसके लिए दवा खाते थे बोले हाँ सर मैं माइग्रेन के लिए डेली एक दवा खाते थे। वो इतने माइन्यूट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। That medicine impact on your sperm quality. Migraine is the medicine, it is a working for your problem, it is impacting on your body. So ऐसा छोटे छोटे रीजन्स भी उसको कनेक्टिंग होने के चांसेस रहता है उसको। और सारे रीजन्स है ऑटिज्म का, एनीमिक कंडीशंस, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, वाइफ एंड हस्बैंड, डोमेस्टिक, फाइनेंशियल, वॉट एवर मे बी, प्रीवियस पास्ट मेडिकल हेल्थ कंडीशंस आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेम क्वालिटी, ओम क्वालिटी। पास्ट मेडिकल बोले तो पहले से उसको ट्यूबरकुलोसिस आके दवा खा के ठीक हो गया, दैट इज आल्सो डिस्टर्ब कंडीशन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। पहले से बहुत पीरियड्स आके पीसीओडी को दवा खा के प्रेगनेंसी में ऑटिज्म आएगा, दैट इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल। फादर को डायबिटीज हुआ पहले, या तो फादर को ट्यूबरकुलोसिस हुआ, फादर को स्पेम के लिए और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए कुछ दवा खा के ले लिया। और वन मोर खतरनाक रीजन है, पिल्स यूज करते हैं ना पीरियड्स हाँ, नहीं आना हाँ, जैसा। नहीं आना जैसा, बिल्कुल हार्मोन्स पे यूज करते हैं। मेरे को शादी है एक हाँ, महीने में, पूजा है, पूजा है, कथा है, टेम्पल को जाना, ट्रैवलिंग में जाना है। ट्रैवलिंग में जाना, हम्म, ये पूरा उसके लिए हम्म, पीरियड्स नहीं आना बोल के दवा खाते हैं। हाँ, हमारे पास भी लोग फिर आते हैं। हाँ ऐसा नहीं करना, हाँ, फिर नेक्स्ट मंथ में प्रेगनेंसी आते हैं। अच्छा, दैट केसेस आर मोर इन नowadays। मैं केस लेता हूँ मैं, सो विद इन ए मंथ आई गो आफ्टर मैरिज, विद इन ए मंथ दे आर गेटिंग प्रेगनेंसी, देन दे आर गेटिंग आर्टिफिशियल। वाई मीन्स दे यूज्ड पीरियड्स मेडिकेशन। भगवान के लिए हम भगवान के पास जा रहे, दवा खा के जा रहे। भगवान क्या करेगा, ऑटिज्म आए तो क्या करेगा भगवान? हाँ, भगवान इज इट इज योर पर्सनल दिस वन। हाँ, पूरा लाइफ लॉन्ग सफरिंग हो रहा है ना, क्या करेगा भगवान आपको? अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल है कि आपकी प्रैक्टिस को लगभग 20 साल हो गए, आप बहुत एक्सपीरियंस हो, तो आज की सोसाइटी में ना ये जो ऑटिज़म का केस है वो कितना फ्रीक्वेंट है? आपको कितने फ्रीक्वेंटली इसके पेशेंट मिलते हैं? हाँ रहा, आजकल बहुत हो रहा। एक 10 ईयर्स 15 ईयर्स पहले हाइपर एक्टिव केसेस ज़्यादा थे, हाँ, एक 10 साल का पहले ADHD केसेस ज़्यादा थे। आजकल ऑटिज्म केसेस से डायरेक्ट हो रहा, फ्यूचर में और ज़्यादा बन जाता, बिकॉज हेल्थ कंडीशंस बराबर नहीं है। गैस ट्रबल के लिए दवा खाते, माइग्रेन के लिए दवा खाते, हर बीमारी, हेडेक हुआ तो दवा खा रहे। आवर सिस्टम वीक होके स्पेम क्वालिटी डिस्टर्ब हो रहा। आवर सिस्टम वीक होके मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स आ रहा, पीरियड्स के लिए दवा खा रहे, PCOD के दवा खा रहे, वॉट एवर मे बी। ऑटिज्म इज नॉट ए, इट इज नेचुरल, इट इज ए मैन मेड प्रॉब्लम। हम ही खुद बनाया बिकॉज ऑफ ओवर यूज्ड मेडिसिन, अनवांटेड मेडिसिन, सप्रेस्ड बीमारी की वजह से पूरा आ गया। तो लगभग अगर मैं आपसे नंबर पूछूंगा डॉक्टर साहब, फॉर जस्ट कि ग्रेविटी के लिए, कि लोग ज़्यादा अवेयर हो जाएं, कि कितने ऐसे कॉमन, अगर 10 में से अगर नंबर पूछूं 50-100 में से, तो क्या बताएंगे आप? ADHD केसेस बोले तो ऑटिज्म हाइपर एक्टिविटी ADHD केसेस बोलते पूरा, उसमें हाइपर एक्टिव भी रहता। एवरी 100 चिल्ड्रन 30 to 40% चिल्ड्रन आर गेटिंग हाइपर एक्टिविटी और ADHD और ऑटिज्म। ये तो बहुत बड़ा नंबर है डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ी जनरेशन बदल के जा रहा, बिकॉज ऑफ ओवर मेडिकेशन, बिकॉज ऑफ इंग्लिश मेडिकेशन, सो अनवांटेड मेडिकेशन। एक बार एक एग्जांपल बोलता हूँ मैं आपको, थोड़ा बैड लक केसेस भी बोलते हैं। बैड लक बोले तो शादी हो गया, 1 साल हो गया, 1 साल के बाद सब अच्छे थे, प्रेगनेंसी आ गया, लेकिन ऑटिज्म बच्चा पैदा हुआ। पूरा केस लिया मैं, केस टेकिंग 1/2 आवर चलता मेरा पूरा। 1/2 आवर केस में क्या होता, प्रेगनेंसी के पहले एग्जैक्ट 1 वीक पहले एंटीबायोटिक आया। एंटीबायोटिक आप लिया, आपका बॉडी में भी इफेक्ट करता ना, लेकिन एंटीबायोटिक मदर भी खाया, मदर का भी ओवुलेशन डिस्टर्ब करते हैं ना। द मेडिसिन आर मोर इम्पैक्टिंग, शट डाउन करते सिस्टम को, हमारा इंटरनल सिस्टम को पैथोलॉजिकली शट डाउन करते, डिस्टर्ब करते। वो टाइम पे प्रेगनेंसी, दैट इज अ बैड लक बोलते उसको। नहीं मालूम है ना, इट इज वी डोंट नो व्हेन वी आर कैरिंग, व्हेन यू आर नॉट कैरिंग। सो ऐसा बैड लक केसेस भी रहता है सब। सो हर ऑटिज्म केसेस को विदाउट रूट काज, विदाउट प्रॉब्लम नहीं से शुरुआत नहीं होता, समथिंग रीजन रहता, ये केस टेकिंग में ही मालूम पड़ेगा। ये ऑटिज्म केसेस जो हो रहे हैं डॉक्टर साहब, इसके पीछे जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या है? सो ऑलमोस्ट मेजॉरिटी रूट काज रहता, मैं बोलता हूँ आपको। नंबर 1 रीजन है मेडिकेटेड प्रेगनेंसी, ठीक है, नंबर 2 एनीमिक कंडीशंस ऑफ द मदर, ठीक है, नंबर 3
फास्ट मेडिकल हेल्थ हिस्ट्री ऑफ द पेरेंट्स. ओके. फास्ट मेडिकल पे तो छोटा बचपन से क्या हाँ, वो हेल्थ जो प्रॉब्लम्स ड्रग है, क्या दवा क्या दिया, क्या दवाई क्या. खाया. नंबर 4 फिट्स. फादर को फिट्स है तो भी वो दवा इम्पैक्ट करेगा. अच्छा. नंबर 5 डायबिटीज ऑफ द पेरेंट्स. ओके. प्रेगनेंसी के पहले दोनों पेरेंट्स को कुछ एक को है तो भी डायबिटीज है तो भी उसको वजह तो. नंबर 6 पीरियड्स इरेगुलरिटी. नंबर 7 पीसीओडी प्रॉब्लम. हम्म. नंबर 8 प्रेगनेंसी में इमोशनल डिस्टर्बेंसेस. हम्म. नंबर 9 frequent abortions. frequent abortions. हम्म. नंबर 10 अर्ली अबॉर्शंस बोलते हैं. अर्ली अबॉर्शंस बोले तो अबॉर्शन होने के बाद फिर 2 महीने में फिर प्रेगनेंसी आते हैं. और फिर अबॉर्शन करते नहीं अबॉर्शन नहीं होता, अच्छा होता. हैं. प्रेगनेंसी में नॉर्मल होता, डिलीवरी भी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ऑटिज्म बनेगा. प्रेगनेंसी होने के बाद सपोज 4 मंथ्स प्रेगनेंसी होने के बाद अबॉर्शन हो गया, उसका हेल्थ डिस्टर्ब हो गया, उसका खून निकल गया, फिर 2 महीने में प्रेगनेंसी कैसे आते हैं? दैट इज अ फीडिंग पीरियड. फीडिंग पूरा 9 मंथ्स रहना. रिकवरी पीरियड. ब्रेक डाउन प्रेगनेंसी हो गया, हम्म. फिर एटलीस्ट 1 ईयर 2 ईयर्स तो गैप देना पड़ेगा, फिर 2 महीने में प्रेगनेंसी बॉडी तैयार नहीं होता. दैट इज द अर्ली प्रेगनेंसी बोलते हैं उसको. और वो भी ऑटिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. सेकंड बच्चों को ऑटिज्म रहता, पहले बच्चों को ऑटिज्म नहीं रहता. क्यों बोले तो फर्स्ट बच्चे के बाद डिलीवरी के बाद सेकंड बच्चे के टाइम पे बीच में हेल्थ इश्यूज होते रहता पेरेंट्स को. दैट इज वन रीज़न. थोड़ा लोगों को पहले बच्चे को ऑटिज्म रहता, सेकंड बच्चे को नॉर्मल रहता. इसमें मोस्ट कॉमन क्या है डॉक्टर साहब? मोस्ट कॉमन में सेकंड बच्चे को ज़्यादा होने का. ज़्यादा मतलब बिकॉज गैप में 2 साल 3 साल गैप में डिस्टर्बेंस हेल्थ कंडीशन ऑफ द पेरेंट्स रहता. सो फर्स्ट बच्चे को ऑटिज्म रहता, सेकंड बच्चे को नॉर्मल रहता. सो फर्स्ट बच्चे का ऑटिज्म बोले तो और टाइम पे मदर का हेल्थ या फादर का हेल्थ डिस्टर्बेंस होके डिलीवरी होने के बाद उसका हेल्थ रेक्टिफाई होके सेल्फ ट्रीट होते. अच्छा. इसके बाद में नहीं होता. वन मोर रीजन वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक्स ज़्यादा करता. दैट इज ऑल्सो वन स्ट्रॉन्ग रीजन. अच्छा. वैक्सीनेशंस एंटीबायोटिक्स ज़्यादा करने को चांसेस बहुत ज़्यादा है. अभी तो प्रेगनेंसी में इतना वैक्सीन लगाया जाता है. एक्चुअली अकॉर्डिंग टू इंडियन मेडिकल सिस्टम खाली 14 वैक्सीन्स डालना. आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल को गए तो, गवर्नमेंट शिशु मंदिर को गए तो 14 वैक्सीन्स डालना. हम वही प्राइवेट हॉस्पिटल को गए तो 50 वैक्सीन्स डाल रहे. ओह माय गॉड. एक वैक्सीन को सेकंड वैक्सीन को 3 मंथ्स गैप रहना. हम एक वैक्सीन को सेकंड वैक्सीन को 1 हफ्ता 2 हफ्ता गैप दे रहे. बिकॉज वैक्सीन इज ऑल्सो इट गोज टू DNA लेवल, इट गोज टू डीपर लेवल, इट गोज टू सेलुलर लेवल. दैट इज ऑल्सो रीजन. एनी साइकोलॉजिकल इश्यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. साइकोलॉजिकल इश्यूज बोले तो सपोज मदर का फादर मर गया, मदर का कुछ नज़दीक में कोई बच्चे को दूसरा बीमारी हुआ, डर बैठ के हुआ, नहीं तो फादर इज हैविंग सम एक्सीडेंट, कुछ को शॉक होके कुछ फादर का बोले तो प्रेगनेंसी के पहले होता. प्रेगनेंसी आने के बाद मदर हेल्थ कंडीशंस सही नहीं तो भी ज़्यादा वॉमिटिंग हुआ. वॉमिटिंग होने से ऑटिज्म ज़्यादा नहीं होता. वॉमिटिंग के लिए दवा खाते ना, दे विल टेक ए मेडिसिन एवरी डे फॉर वॉमिटिंग स्टिल 9 मंथ्स आल्सो सम पेशेंट्स. दैट इज ऑल्सो मींस उसको भी दे रहे हैं ना दवा. दैट वॉमिटिंग ना आने के लिए आपको वॉमिटिंग हुआ तो बच्चे को भी वॉमिटिंग का दवा दे रहे हैं. कैसे हो सकते हैं? डेफिनेटली. दीज आर द सिंपल कॉमन इश्यूज. थोड़ा सोच समझ करके थोड़ा अच्छा तरह से उसको प्रिवेंशन कर सकते हैं. अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉमन सा एक क्वेश्चन है कि 1 साल तक तो पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है बच्चों में. तो 1 साल के अंदर मतलब 1 महीने से 1 साल के अंदर वो कौन कौन से सिम्टम्स है जिसको पेरेंट्स देख के समझ के. आई विल गिव द साइंटिफिक आंसर्स फॉर दिस. साइंटिफिक आंसर्स बोलता हूँ, ऐसा नेचुरल आंसर्स नहीं कर सकते. साइंटिफिक आंसर्स बोले तो 1 साल के अंदर बच्चे लोग ऐसा है तो एक कंडीशन है अनकंट्रोलेबल रेस्टलेसनेस. ओके. ज़्यादा होशियारी रहता ना, आउट ऑफ कंट्रोल, ज़्यादा होशियारी ज़्यादा. दैट इज़ द वन रीज़न. अनदर रीज़न प्रेगनेंसी में चंचलनेस ज़्यादा रहता बच्चे का अंदर. अच्छा. पेट में हाँ. मूवमेंट्स ज़्यादा. किकिंग्स ज़्यादा. मूवमेंट्स अलग है, किकिंग्स अलग है. अच्छा. वो किक करता है. वो भी उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा. वन मोर रीज़न है उसका रूट काज कुछ है क्या नहीं चेक करना. रूट काज बोलते हैं हेल्थ इश्यूज. पेरेंट्स का हेल्थ इश्यूज चेक करना, मूवमेंट्स चेक करना. क्लिनिकली उसको अनकंट्रोलेबल रेस्टलेसनेस है तो ये ऑटिज्म होने को ज़्यादा चांसेस है बोल के पहले ही इंडिकेट कर सकते हैं. अच्छी. दिस इज साइंटिफिक रीजन बोलते हैं. इट इज नॉट सो ईजी. बैठ के लिए घर में ऐसा नहीं पहचान सकते. एक डॉक्टर है तो उसको मालूम हो जाए. अच्छा. क्या ये जो आज इतना स्ट्रेस है ऑफिस में, काम में, तो हमारे इमोशन का स्ट्रेस का प्रॉब्लम नहीं है.
एक 100 साल में भी स्ट्रेस है, बहुत बड़ा खतरनाक फियर से 200-500 years we are escaping from animals. यस, We don't have shelters. कुछ बारिश आए तो टेंशन थे, कुछ एनिमल आए तो टेंशन थे, स्ट्रेस वो टाइम पे भी थे, अभी भी है, विच मॉडिफाई हो गया. स्ट्रेस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम. आपका वीक हो गया सिस्टम, अच्छा सिस्टम बिकॉज ऑफ योर सिस्टम वीक होके स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ रहा, बिकॉज ऑफ सिस्टम वीक होके स्पेम क्वालिटी वोम क्वालिटी डिस्टर्ब हो रहा. अभी अभी एक और बहुत सारा कन्फ्यूजन लोगों के दिमाग में रहता है डॉक्टर साहब कि एक क्लोज रिलेशनशिप में आजकल शादियां होने लगी हैं, तो ऐसा कुछ ब्लड रिलेशन का हमारे ऑटिज्म से कोई रिलेशनशिप है क्या? ऑटिज्म क्लोज रिलेशन से नहीं होता, हाँ क्लोज रिलेशन से जेनेटिकल प्रॉब्लम होता. हाँ MR केसेस आएगा, मेंटली रिटार्डेड, हाँ जेनेटिकल क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटी इश्यूज आएगा. क्लोज रिलेशन में नहीं होता. हाँ, देयर इज नहीं नो, होता। ओनली हेल्थ कंडीशंस डिस्टर्ब हो गए तो. एक पेशेंट है मेरे पास, मेरा बच्चा ऑटिज्म है, मेरा ब्रदर का बच्चा भी ऑटिज्म है, बिकॉज वी आर सेम जेनेटिकल ना, दैट्स व्हाई. ऐसा नहीं रहता. वो मम्मी को ये मम्मी को, नहीं तो वो फादर को ये फादर को हेल्थ कंडीशंस का डिस्टर्बेंस से होता. इट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम हेरिडिटरी. अच्छा हेरिडिटरी से नहीं आता. नहीं आता। इट इज़ ओनली कमिंग ऑन डिस्टर्ब्ड प्रेगनेंसी, डिस्टर्ब्ड ओवुलेशन प्रोसेस. इट इज़ अ प्योरली उससे ही होता हो. अच्छा डॉक्टर साहब, ऑटिज्म इज नॉट ए बीमारी, अच्छा ऑटिज्म इज नॉट ए डिसीज, इट इज़ अ डिसऑर्डर. डिसऑर्डर, हाँ, इट इज़ अ डिसऑर्डर. आप जेनेटिकल बोले तो अलग हो जाएगी वो. प्रेगनेंसी हुई और प्रेगनेंसी के दौरान वो कौन कौन सी कॉमन लापरवाहियां हैं, नेग्लिजेंसी है जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसको हम जिसके इग्नोरेंस की वजह से ना ये ऑटिज्म हो जाता है कि पता नहीं? प्रेगनेंसी में सर्दी खांसी हुआ, दवा खाते, दैट इज आल्सो डिस्टर्बेंस. प्रेगनेंसी के पहले कुछ प्रेगनेंसी, प्लान प्रेगनेंसी जाना, हम्म, हम लोग प्लान प्रेगनेंसी में नहीं जाता. जब शादी हुआ, जब प्रेगनेंसी आना, बस मतलब एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी मेंटली सेटल नहीं हुआ, जब इमीडिएट जाएगा. शादी नया नया शादी हुआ, एडजस्ट होना, अकोमोडेशन होना, देन थोड़े दिन के बाद पूरा एडजस्ट होकर माइंड मेंटल कंपोज. योर माइंड इंडिकेशन ऑफ योर स्पेम, योर माइंड इंडिकेशन ऑफ योर स्पेम, स्पेम का स्पीड कैसे रहता आपका दिमाग से होता वो. इट इज़ योर प्रोडक्ट, योर मेंटल प्रोडक्ट, वट एवर. सो वेन ओवुलेशन भी, वट एवर मदर साइड भी. सो प्लान प्रेगनेंसी में चांसेस कम रहता, प्लान रहता. प्लान बोलते तो 6 months पहले आपका फिटनेस, आपका डाइट, आपका स्लीप सही करके आपको आराम से गए तो नहीं रहता. सो ओवर कॉशियस प्रेगनेंसी, ओवर कॉशियस प्रेगनेंसी में नहीं चलना, प्रेगनेंसी में ऐसा हल्लू से जाना, बाहर नहीं जाना, ये पूरा ओवर कॉशियस होता ना. प्रेगनेंसी हो जाता है। हाँ, ये इनसिक्योर प्रेगनेंसी होते उसको बोलते उसको. और क्या क्या प्रेगनेंसी में ख्याल रख सकते हैं डॉक्टर साहब? ऐसा ओवर कॉशियस नहीं रहना. सिंपल प्रेगनेंसी इज अ नेचुरल प्रोसेस. इट इज, देयर इज नो दिस वन. हम ऐसा पहले लॉन्ग बैक इवन एक आदमी को, एक फैमिली को 10 children, 15 children, 20 children भी होते थे. अभी 1 चिल्ड्रन होना बोलते तकलीफ हो रहा, 2 चिल्ड्रन बोलते बहुत मुश्किल हो रहा, बिकॉज आवर लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया, आवर हेल्थ कंडीशन ऐसा डिस्टर्ब हुआ. सो दीज आर द मैन मेड प्रॉब्लम्स. डॉक्टर साहब, आज का जो लाइफ है वो बहुत फास्ट हो गया है. बीमारियों में बहुत कॉमनली हम एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं और आजकल तो नॉर्मल रूटीन में भी दुनिया भर की वैक्सीन्स का इस्तेमाल होने लगा है. तो ये दो चीज़ें जो हैं वो कैसे ऑटिज़म को अफेक्ट करती हैं या कैसे इन सब चीज़ों से? इम्पॉर्टेंट है वो. ऑटिज्म, ADHD एंड हाइपर एक्टिव केसेस एंड बिहेवियर केसेस के लिए एंटीबायोटिक खतरनाक रीज़न होता, डेंजरस है वो. क्यों बोले तो मैं आई एम सीइंग सो मेनी केसेस. 1 साल तक मेरा बच्चा अच्छा थे, 1 साल के बाद बीमारी आ गया, देन उसका बिहेवियर्स बढ़ गया, उसका हाइपर एक्टिव बढ़ गया, उसका ADHD बढ़ गया, उसका ऑटिज्म बढ़ गया. एंटीबायोटिक देने से पूरा एंटीबॉडीज पूरा शट डाउन होते बॉडी में, पूरा पूरा सिस्टम शट डाउन हो जाता सिस्टम शट डाउन होते. है. देन उसका इम्यूनिटी वीक होके ये बीमारी खतरनाक होने का चांसेस ज़्यादा रहता. बिल्कुल एंटीबायोटिक बच्चों को ये देना ही नहीं. अगर देना है तो कंपलसरी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्टर सजेस्ट की वजह से भी थोड़ा डॉक्टर्स जल्दी जल्दी देते, इमीडिएट देते एंटीबायोटिक, वो भी नहीं करना. नहीं करना. मेडिसिन कितना नहीं दिया तो उतना इम्प्रूव सेल्फ सिस्टम बड़ा होता. आप मेडिसिन एंटीबायोटिक एक बार दे दिया तो सेकंड टाइम एंटीबायोटिक देना ही पड़ेगा, नहीं पड़ेगा. थर्ड टाइम कंपलसरी देना ही पड़ेगा, इट्स लाइक ड्रग्स. फोर्थ टाइम वो दवा बराबर नहीं होता, डोज बढ़ा के देना पड़ेगा. ऐसा मीन्स मेडिसिन आर इंक्रीजिंग, सिस्टम वीक होके बिहेवियर्स, ADHD और हाइपर एक्टिविटी और वॉट एवर में भी
ज़्यादा होने को चांसेस है। मेरे एक्सपीरियंस की वजह से छोटे छोटे बच्चों को मीन्स फ्रॉम 0 एज टू 5 ईयर्स तक एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं देना। अगर देना है तो पैरासिटामोल दे सकते। कुछ सर्दी हुआ, काशी हुआ, लूज मोशन हो गया, कुछ भी छोटा तकलीफ हुआ, 1 वीक टाइम दिया तो 1 वीक में ख़त्म हो जाएगी। क्यों बोले तो हम एंटीबायोटिक दिए तो और हाइपर एक्टिविटी बढ़ेगा और ज़्यादा हो जाएगा। सो मेनी केसेस आई एम सीइंग। सो एंटीबायोटिक्स आर द मोर डेंजरस फॉर इफ़ यू आर यूजिंग मोर एंटीबायोटिक्स इट इज़ डेंजर हो जाएगा आपको नहीं करने का ज़्यादा। और वन मोर वैक्सीन्स भी खाली 14-12 वैक्सीन्स नॉर्मल बच्चों को डालना। डिस्टर्बल प्रेगनेंसी है तो वैक्सीन्स और कम करे तो भी अच्छा होता। तो वैक्सीन ये इतने तरह लिस्ट लंबे वैक्सीन की है उसका। लंबे वैक्सीन्स डाले तो फिर तो वैक्सीन इज गोइंग टू द इनसाइड ऑफ योर सेलुलर सिस्टम, वैक्सीन इज गोइंग टू द इनसाइड ऑफ योर नर्वस सिस्टम, वैक्सीन इज गोइंग टू द इनसाइड ऑफ योर डीएनए आरएनए लेवल पर तक पहुंचेगा। वैक्सीन इज नॉट ए सिंपल, ऐसा नहीं है। हाँ वैक्सीन खाली बीमार के लिए नहीं है। मीन्स वैक्सीन डालने के बाद ज़्यादा होता तकलीफ इंटरनल सिस्टम्स। आई एम सीइंग सो मेनी केसेस इन प्रैक्टिकल वे। तो ये एंटीबायोटिक और वैक्सीन से दूर रखना जितना हो सके। कंपल्सरी। अच्छा, अगर अगर ट्रीटमेंट पार्ट पे आते हैं डॉक्टर साहब, तो इस तरह के जो बच्चे हमारे पास हैं, इनका इलाज का सबसे बढ़िया जो तरीका है, पॉसिबल वेज ऑफ ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है डॉक्टर? Since 15 years, 20 years, I am practicing autism, ADHD, hyperactive cases. I am seeing so many cases. My success rate is very much. उसका सिस्टम को करेक्शन करने से ही ठीक हो जाएगी। System. आप कितना भी थेरेपी दे दो, कितना भी आपको कंट्रोल करो, मीन्स कंट्रोल हो जाएगी लेकिन ट्रीट नहीं होता। थेरेपी इज़ गुड, स्पीच थेरेपी, बिहेव थेरेपी, वॉट एवर ऑक्यूपेशन थेरेपी, वॉट एवर थेरेपीज आर गुड, बट थेरेपी इज हैविंग लॉट ऑफ लिमिटेशंस। उसको खाली कंट्रोल करने में आदत कारण में थेरेपी क्या है, कम ईयर बोले तो आएगा, इधर आओ बोले तो नहीं आएगा। अच्छा, कम ईयर बोले तो आएगा। कैसे ट्रेंड करें ऐसा रिस्पॉन्ड हो जाएगी। थेरेपीज आर गुड ओनली, बट थेरेपीज बीमारी को ट्रीट नहीं करता। थेरेपीज आर नॉट ट्रीटिंग द प्रॉब्लम। सो ट्रीटिंग कब हो जाएगी, उसका सिस्टम करेक्शन करने से ट्रीट हो जाएगी। वो सिस्टम करेक्शन करना बोले तो आयुर्वेद में भी ज़्यादा नहीं है दवा, एलोपैथी में देयर इज नो मेडिसिन, एनी अदर मेडिकल सिस्टम नहीं है, खाली चांस है होम्योपैथी में इलाज है उसको। होम्योपैथी में इसका इलाज इसका बहुत अच्छा इलाज है होम्योपैथी से बहुत अच्छा करेक्ट मेडिसिन दे दिया तो डॉक्टर का एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट सो ईजी टू ट्रीट। सो ऐसा नहीं तो ऐसा ऐसा होम्योपैथी का हेल्प नहीं लिया तो क्या हो जाएगा, ये परमानेंट ऑटिस्टिक होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो ऐसे पेशेंट को जब होम्योपैथी में आपके पास डॉक्टर साहब आते हैं, तो आप लोग कैसे उस पेशेंट को हैंडल करते हो? क्या तरीका होता है आप लोगों का हैंडल करने का? पूरा नहीं था ऑटिज्म ADHD हाइपरएक्टिव केसेस को मदर का हेल्थ हिस्ट्री लेते, पूरा केस टेकिंग के हिसाब से रहता, करेक्ट दवा देना पड़ेगा। सो मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं ऑटिज्म में माइल्ड ऑटिज्म, मॉडरेट ऑटिज्म, सीवियर ऑटिज्म रहता। सो ADHD में माइल्ड ADHD और सीवियर ADHD और मॉडरेट ADHD रहता। हाइपर एक्टिव में लो हाइपर एक्टिविटी, हाइयर हाइपर एक्टिविटी रहता। ऐसा कैटेगराइजेशन करना पहले। कैटेगराइजेशन के हिसाब के साथ उसका इसका सबसे कितने साल से है, क्या उम्र का है लेते हैं, उसमें क्या उसको 1 ईयर दवा लेना या 2 साल दवा लेना या 3 इयर्स दवा लेना या 4 इयर्स दवा लेना बोलते हैं। एवरी ईयर में कितना इंप्रूवमेंट आएगा, एवरी 2 साल में कितना इंप्रूवमेंट आएगा बोलते हैं। ऐसा मीन्स आपको दे आर एंजॉइंग विथ माई, सो मेनी पेरेंट्स आर हैप्पी विथ माई ट्रीटमेंट। मतलब एक तरह से Guz. एक बहुत अच्छा सा आई एम नॉट ट्रीटिंग ऑटिज्म, आई एम ट्रीटिंग रूट कॉज। अच्छा, गॉट पॉइंट? यस यस। ऑटिज्म को रूट कॉज को ट्रीट कर रहे तो ये ट्रीट हो जाएगी। इसलिए बोलते हैं होम्योपैथी में जड़ से इलाज होता है, क्योंकि आप लोग रूट पे जाते हो। हाँ यस, सही बोले आप। सो ऑटिज्म इज रूट कॉज ट्रीटमेंट से ही ट्रीट होते हैं, उससे अच्छा ट्रीट कर सकते हैं। एक बार ट्रीट होने के बाद आपको परमानेंट इलाज मिलेगा। और एक डाइट भी है ऑटिज्म में। ऑटिज्म ऊपर ज़्यादा बच्चों को शुगर क्रेविंग्स रहता। हाँ हाँ अभी अभी एंटीबायोटिक का बात करें ना, हाँ हाँ। एंटीबायोटिक देने के बाद बच्चों को गट इश्यूज ज़्यादा होता। गट इश्यूज बोले तो कॉन्स्टिपेशन, फ्रीक्वेंट ईटिंग फूड्स, मोशन का स्मेल ज़्यादा रहना, ऐसा बार बार को पानी पीना, दिस आर द गट इश्यूज बोलते हैं उसको। ये गट इश्यूज की वजह से ऑटिज्म बढ़ेगा। अच्छा, ठीक है, दैट्स व्हाई एंटीबायोटिक शुड नॉट गिव। एंड खाने में शुगर्स नहीं देना। ऑलरेडी हाइपर एक्टिव है, हाई एनर्जेटिक है, इफ़ यू आर गिविंग मोर एनर्जेटिक फूड और हाइपर हो जाएगा। और हाइपर हो जाएगा। दैट इज़ वन रीज़न। एंड दूध नहीं देना। क्यों दूध नहीं देना बोलते हो? दूध इज द एक्चुअली मम्मी का दूध ही हमारे को सूट होते। बिल्कुल सूट होता है। एनिमल तो हम एनिमल फूड, एनिमल का बच्चों को एनिमल का मम्मी से दूध पिलाना। हाँ, एनिमल एनिमल का दूध अपने आप को नहीं लेना। हाँ, हम नहीं लेने का। क्यों बोले तो हार्मोन प्रोडक्शन है वो। हाँ
Hormonal, milk is the definitely. animal hormone direct production. Protection, सो इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर बॉडी. हम ऐसा आदत दिलाया, दूध अच्छा है, दूध अच्छा है, दूध अच्छा है, कैल्शियम अच्छा है, कैल्शियम अच्छा है, कैल्शियम, ऐसा दिमाग में चढ़ के दूध, ऐसा मिल्क इज ओनली, मदर मिल्क इज सूटेबल फॉर चिल्ड्रन, नॉट एनिमल मिल्क. कोई एनिमल मिल्क नहीं लेना एक्चुअली. उसको कन्वर्ट होने के बाद दही नहीं तो घी नहीं तो पनीर दे सकते हैं, लेकिन एनिमल मिल्क मिल्क इज ऑल्सो, दीज टू आर द डाइजेशंस. बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट बताया इसका, और आपने इसका बहुत अच्छा अप्रोच बताया. डॉक्टर साहब, आप तो हैदराबाद में रहते हैं. अभी मैंने देखा डॉक्टर साहब आपके बारे में, तो आपके पास पेशेंट बहुत दूर दूर से आते हैं. दिल्ली से भी आते हैं, लखनऊ से भी आते हैं, इधर बहुत जगह से पेशेंट आते हैं. तो आपके यहाँ डॉक्टर साहब इलाज कराने का, जो अगर कोई पेशेंट आपसे कांटेक्ट करना चाहे, ट्रीटमेंट लेना चाहे, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है डॉक्टर साहब, कैसे आपके यहाँ आए? I am trying my maximum availability and time, because my success is more towards the treatment side. सारे इंडिया से मीन्स once in 6 months or once in a year they compulsory visit to me. एक बार विजिट करें तो बस हो जाएगी, हर रोज़ का ज़रूरत नहीं है, जन वी हैव अ टाइम. सो मैं once in 6 months I will go to Delhi, अच्छा, once in 6 months I will go to the Mumbai, मुंबई. I will once in 6 months I will go to the Calcutta, once in 2 months I will go to the Vizag, once in 2 months I will go to the Bangalore, once in 2 months I will go to the Chennai. मैक्सिमम पॉसिबल कितना है उतना दूर जाने का प्लान है, लेकिन कोई आना बोले तो कंपलसरी हैदराबाद को आ सकते हैं. आई एम अवेलेबल एट हैदराबाद. सो उधर एक बार मिल के आप जा सकते हैं, जनरल ऐसा रहता है मेरा. तो बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब. डॉक्टर साहब का जो एबिलिटी है, ऑलमोस्ट इंडिया के हर स्टेट में डॉक्टर साहब जा रहे हैं, और बहुत इजी है. अभी इतने एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, इनसे हम बहुत अच्छा सा ऑटिज़म का ट्रीटमेंट ले सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब. Thank you, Gauri Shankar sir, very much. I am Dr. A.M. Reddy, Dr. A.M. Reddy Autism Center. I am sitting at Hyderabad regular in my practice, and also I am coming to your near place also. Thank you, everyone.